Audio Jungle. Hello students, welcome. Today we are going to take an important topic, monopoly. Monopoly students फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। आप लोगों ने फॉर्म ऑफ मार्केट के अंतर्गत सबसे पहले देखा प्लेस के हिसाब से मार्केट्स के टाइप। तो प्लेस के हिसाब से सबसे पहला था लोकल मार्केट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टाइम के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से मार्केट के फॉर्म्स थे वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, बहुत इजी याद रखने के लिए बताइए। प्लेस के हिसाब से लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। टाइम के हिसाब से वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। इसके बाद हम आए कंपटीशन के हिसाब से। कंपटीशन के हिसाब से दो टाइप बताए इन लोगों ने। पहला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या फिर परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, और दूसरा इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत इन लोगों ने तीन बताया है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या देख रहे हैं हम लोग? हम लोग देख रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से। कंपटीशन के हिसाब से इन लोगों ने दो टुकड़े पहले किए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और फिर इन लोगों ने किया इम्परफेक्ट, मतलब इसका अपोजिट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इम्परफेक्ट के अंदर इन लोगों ने तीन बताया हमें, थ्री टाइप्स। तो आपको वो थ्री टाइप्स याद रखने हैं। सबसे पहला मोनोपोली, दूसरा ओलिगोपोली और तीसरा मोनोपोलिस्टिक। ओके, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये हमारे लास्ट के तीन टॉपिक हैं जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मोनोपोली के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली दो वर्ड से बना हुआ है, एक मोनो और एक पोली। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मोनो मीन्स होगा सिंगल और पोली मीन्स होगा सेलर। मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन्स सेलर। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स जो हैं आपके ग्रीक वर्ड्स हैं। ये जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक वर्ड्स से इनको लिया गया है। मोनो और पोली दोनों ग्रीक वर्ड हैं। मोनो मीन्स सिंगल और पोली मीन्स सेलर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, जैसे हम बोलते हैं मेरे मोबाइल में ड्यूअल सिम है, ड्यूअल सिम है। तो ड्यूअल क्या है? ड्यूअल का मतलब है डबल, ट्वाइस, टू। तो इसी तरह से, जिस तरह से ड्यूअल का मतलब, ट्वाइस का मतलब टू होता है, वैसे ही मोनो का मतलब वन होता है, सिंगल। तो जिस मार्केट में सिंगल सेलर होगा, मतलब पूरे एरिया, पूरे देश में सिर्फ एक ही सेलर है,
जो वो सामान सेल करता है और कोई नहीं सेल करता, तो उसे हम कहेंगे मोनोपोली। मोनोपोलिस्ट है वो। तो मोनोपोलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सेलर होता है जो ऐसा सामान बनाकर बेचता है जो दूसरा कोई नहीं बनाता। तो एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट्स, आरबीआई नोट छापती है ना। अब बताइए, और कोई इंडिया में नोट छापता है क्या? छापता होगा तो इल्लीगल है। 2-4 महीने छापेगा फिर उसका बंद हो जाएगा। तो सिर्फ अकेले आरबीआई को पावर है कि वो नोट छापेगा। तो नोट छापने पर आरबीआई का क्या है? मोनोपोली चलता है। तो आरबीआई इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट ये सिर्फ बीएमसी बनाकर दे सकती है और किसी को अधिकार नहीं है। तो अगेन बीएमसी हैज अ मोनोपोली। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट्स, जो रेल विभाग के पार्ट्स हैं, पटरी बनाना, ट्रेन का डब्बा बनाना, ट्रेन के अंदर जो सीट्स होती हैं वो बनाना, तो ये हर कंपनी नहीं बनाती। सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है जहां से रेलवे परचेज करती है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि रेलवे के जो पार्ट्स हैं वो बनाने का काम सिर्फ एक ही के पास है, तो वो भी क्या कहलाएगा? मोनोपोलिस्ट। तो अगर ऐसा किसी के पास टैलेंट है, किसी के पास ऐसा अधिकार है, किसी के पास ऐसा पावर है, किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो सामान सिर्फ वही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, तो ऐसे फर्म को हम क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्ट। मोनोपोली मार्केट। ठीक है, मार्केट मोनोपोली है और जो मोनोपोली मार्केट में है वो मोनोपोलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, मार्केट कौन सा है? मोनोपोली। और उस मोनोपोली में जो सेलर है वो क्या कहलाएगा? मोनोपोलिस्ट। ओके, तो चलिए, ये हमने देखा कि मोनोपोली का मीनिंग क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं मोनोपोली का डेफिनेशन क्या। स्टूडेंट्स, जो डेफिनेशन है मोनोपोली का, वो एक नए इकोनॉमिस्ट के नाम के साथ हम देखेंगे। यहां पर E.H. चैम्बरलाइन ने डेफिनेशन दिया है। तो यहां पर मैं लिखता हूं E.H. चैम्बरलाइन के हिसाब से मोनोपोली का डेफिनेशन है, मोनोपोली refers to a firm which has control over supply of a product which has no close substitute. स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज control over the supply of a product which has no close substitute. इसे समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? मोनोपोली मतलब, तो मोनोपोली मतलब आप खुद ही जानते हो कि सिंगल सेलर refers to a firm which has control over supply of a product. तो मोनोपोली जो भी सामान बनाएगा, जो भी सामान बेचेगा,
उसके सप्लाई पर उसका पूरा कंट्रोल होगा, विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और उसके कंपटीशन में कोई भी दूसरा फर्म वैसा प्रोडक्ट बनाकर नहीं बेच पा रहा होगा। ठीक है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर मैं बता दूं आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हो क्लोज सब्स्टिट्यूट में अदानी की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट में मतलब इसके कंपटीशन में कौन है, टाटा है। आप टाटा की भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो, तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे, बरोबर है। इसके बाद में आप जानते हो टी का क्लोज सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफी। टी का क्लोज सब्स्टिट्यूट है कॉफी। तो टी को टक्कर देता है कॉफी, अदानी को टक्कर देता है टाटा। रिक्शा को टक्कर देता है कौन, बस। तो ये लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट है। रिक्शा नहीं आपको जम रहा है तो बस से चले जाइए, बस नहीं जम रहा है तो रिक्शे से चले जाइए। आज चाय पीने का मूड नहीं है तो कॉफी पी लीजिए, कॉफी पीने का मूड नहीं है तो चाय पी लीजिए। अदानी का इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं जम रहा है तो टाटा का इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए। तो यहां पर ये क्या कहलाते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट। लेकिन मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जिसके अंदर ये क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। ये जो सामान बनाता है वो आपको उसी से लेना पड़ेगा, उसके जैसा सामान और कहीं नहीं मिलेगा आपको, और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही पावरफुल सेलर होता है, फर्म होता है मोनोपोली। इसने जो सामान बना दिया वैसा सामान और किसी के पास नहीं मिलेगा, आपको घूम फिर कर वहीं पर आना होगा। ठीक है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसा होता है ना, एक रिमोट सब्स्टिट्यूट होता है और एक क्लोज सब्स्टिट्यूट। रिमोट सब्स्टिट्यूट और क्लोज सब्स्टिट्यूट भी आप समझ लीजिए। क्लोज मतलब क्या होता है कि मैं इसकी जगह पर ये ले लूं तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे रिक्शे को छोड़कर आप बस से चले जाइए, बस को छोड़कर रिक्शे से चले जाइए, आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो इतना आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये सब के सब क्या है, आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। और रिमोट सब्स्टिट्यूट क्या होता है, रिमोट उसी के जैसा है लेकिन पूरा उसको टक्कर नहीं दे पा रहा है। देखिए बस पूरी तरह से टक्कर देता है रिक्शे को, कॉफी पूरी तरह से टक्कर देता है टी को, टाटा पूरी तरह से टक्कर देता है अदानी को, तो इसे क्लोज सब्स्टिट्यूट कहेंगे। लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे चेक कीजिए एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस कैंडल, इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस कैंडल। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइट है वो अलग बात है, और कैंडल लाइट जो होता है वो अलग होता है। जो काम आप इलेक्ट्रिसिटी के रोशनी में कर पाओगे वो कैंडल मोमबत्ती के लाइट में कर पाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और भी काम कर सकता है, एसी चला सकता है, वॉशिंग मशीन चला सकता है, लेकिन कैंडल तो नहीं चला सकता ना। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा कैंडल भी काम करता है, लेकिन नहीं, बहुत दूर की बात है। तो बहुत दूर की बात है, और दूर को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रिमोट। दूर को ही हम क्या कहते हैं, रिमोट, बरोबर है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है मोनोपोली कि क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होता ही नहीं है, रिमोट हो सकता है, रिमोट हो सकता है जिसको कोई पब्लिक इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। अभी मान लीजिए अदानी वाला टाटा वाला इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो हम जिंदगी कैंडल पे गुजार सकते हैं क्या? इतनी सारी कंपनियां चल रही है, कैंडल पे चल पाएंगे क्या? हमारे घर का इतना सारा काम जो है कैंडल के बल पर हो पाएगा क्या? नहीं। तो उसको गिनती में लिया ही नहीं जाता। तो बहुत सी जगहों पर इसका कोई बात होता ही नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में भी इसकी बात नहीं कही गई है, मैंने जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। ये लोग सिर्फ क्लोज सब्स्टिट्यूट से बातचीत करेंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो
तो कोई ऐसा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मोनोपोली को छोड़कर दूसरे से परचेज कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अभी देखिए नल का जो पानी आता है पहले उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हुआ करता था, कुएं से आप पानी भर लीजिए, लेकिन कुआं तो अब सब जगह बंद कर दिया गया, कहीं भी वेल नहीं चल रहे हैं, मुंबई में तो कुआं कहीं है ही नहीं। इसके बाद में आप कहोगे कि पानी नहीं आ रहा है, नल का पानी नहीं आ रहा है, तो बिस्लेरी का पानी ले लेंगे। लेकिन बिस्लेरी का पानी कब तक आप पियोगे? क्या बिस्लेरी का पानी कपड़े धोने के लिए यूज करोगे? बिस्लेरी का पानी आप मोटर बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर धोने के लिए यूज करोगे? तो बिस्लेरी का पानी एक क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, दूर का एक सुझाव है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि बीएमसी का जो पानी आता है उसको टक्कर दे सके। तो यहां पर भी हम कहेंगे कि जो बीएमसी का पानी आ रहा है उसका मोनोपोली चलता है। बीएमसी वाले जो पानी भेज रहे हैं वैसा पानी और कोई वैसा सुविधाजनक पानी नहीं भेज पाएगा, हमें घूम फिर कर बीएमसी वाले पर ही आधारित रहना होगा, डिपेंड रहना होगा। तो आपने यहां देखा कि बीएमसी के पानी जैसा और कोई पानी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स बीएमसी हैज मोनोपोली पावर ऑन सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर के सप्लाई पर बीएमसी का मोनोपोली पावर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देख लिया, समझ लिया कि E.H. चैम्बरलाइन ने कहा है मोनोपोली रिफर्स टू अ फर्म which has control over supply of a product which has no close substitute। ठीक है, एक बार वापस से आपको समझा देता हूं। मोनोपोली रिफर्स टू अ फर्म, मोनोपोली एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा फर्म है, एक ऐसी संस्था है which has control over supply of a product, जो किसी एक प्रोडक्ट पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल रखता है, which has no close substitute, और उसके जैसा दूसरा सामान आपको कहीं पर मिलेगा भी नहीं। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं मोनोपोली के फीचर्स। स्टूडेंट्स, मोनोपोली के फीचर्स याद रखने के लिए आप एक हिंट याद रखिए। हिंट इस तरह से आप याद रख सकते हैं, फीचर्स ऑफ मोनोपोली मीन्स फीचर्स ऑफ मोनोपोली। स्टूडेंट्स याद कीजिए, आपके पास कोई लेखक, कोई राइटर है क्या जिसका नाम एमपी है? बहुत ही फेमस राइटर है हमारे पास, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनका फीचर क्या है? तो इनका फीचर है कि 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली स्टार्टिंग चैप्टर इन्हीं का होता था, और बोर्ड एग्जाम पेपर में भी इनका क्वेश्चन डेफिनेटली प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो आप हिंट इस तरह से याद रखिए, फीचर्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर। मुंशी प्रेमचंद जी क्या है? आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर। तो जिस तरह से बिना आईडी दिखाए आप कॉलेज में एंट्री नहीं कर सकते, आप अपने मीटिंग की शुरुआत नहीं कर सकते, सिमिलरली टेक्स्ट बुक जो है मुंशी प्रेमचंद के बिना शुरुआत नहीं हो सकती, बोर्ड एग्जाम पेपर भी मुंशी प्रेमचंद के क्वेश्चन के बिना शुरुआत नहीं हो सकता। तो आपका हिंट तैयार है, फीचर्स फॉर मोनोपोली मींस फीचर्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर, आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर। अब इसके फुल फॉर्म्स देखिए, आई मींस industry and firm are same, D means price discrimination,
S means single price. Again S means control over whole supply. Control over whole supply. C means no clothes substitute. E means no free entry. No free entry. And P means price maker. Price maker. So स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी तरीका है आपको फीचर्स याद रखने के लिए. फीचर्स ऑफ मोनोपोली मीन्स फंडामेंटल ऑफ मुंशी प्रेमचंद. फीचर ऑफ मुंशी प्रेमचंद. आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर. आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर. मुंशी प्रेमचंद जी क्या है? आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर. ठीक है, तो आईडी फॉर एसएससी एग्जाम पेपर के ये हर एक वर्ड में से आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा. अब इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के सीरीज में. टेक्स्ट बुक में जो सीरियल वाइज है उसके हिसाब से हम अब फीचर्स उठाते हैं और उसका डिटेल देखते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे पहला फीचर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सिंगल सेलर. तो स्टूडेंट्स, सिंगल सेलर हम देखते हैं. फर्स्ट फीचर ऑफ मोनोपोली इज सिंगल सेलर. तो मोनोपोली मार्केट में आपको पहले ही बताया गया कि ग्रीक वर्ड मोनो मीन्स सिंगल एंड ग्रीक वर्ड पोली मीन्स सेलर. तो इस मार्केट में सिंगल सेलर होता है. सिंगल सेलर होने की वजह से कोई इसे कंपटीशन नहीं देता. कोई इसे कंपटीशन देने के योग्य है ही नहीं. Nobody is able to compete with him. तो ये पूरे मार्केट का बेताज बादशाह है, अकेला राजा है. पूरे मार्केट में सिर्फ इसी का सामान बिकता है और सब इसी के पास से आकर खरीदते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, सेलर तो सिंगल होगा लेकिन बायर अनलिमिटेड होंगे. लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे. ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, नोट छापने वाला एक ही है आरबीआई, लेकिन नोट यूज करने वाले अनलिमिटेड हैं. बीएमसी जो है वाटर सप्लाई करने वाला अकेला है, सिंगल है, लेकिन वाटर को परचेस करने वाले, यूज करने वाले बायर्स जो है वो अनलिमिटेड है. बायर्स बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सिंगल सेलर मीन्स इस मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर पूरे मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करता है और परचेस करने वाले अनलिमिटेड होते हैं, लार्ज नंबर होते हैं. ठीक है, ओके. तो बताइए, सेलर कितना? सिंगल. और बायर कितने? अनलिमिटेड या फिर लार्ज. ठीक है स्टूडेंट्स, आपका सेकंड फीचर है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. टेक्स्ट बुक से पढ़ा जाए, no close substitute. There are no close substitutes for the product of the monopolist. Therefore, the buyers have no choice. They have to either buy the product from the monopolist or go without it. The cross elasticity of demand for his product is either zero or negative. तो स्टूडेंट्स, इन लोगों ने बताया कि मोनोपोलिस्ट जो सामान बेचता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. मैंने कहा आपको कि जैसा नोट आरबीआई दे रहा है वैसा कोई नहीं आपको देगा. आप बोलेंगे कि मुझे ग्रीन कलर का नोट चाहिए, मुझे ब्लैक कलर का नोट चाहिए, तो आरबीआई कहेगा आपको ये नोट चाहिए तो लो, नहीं तो जाओ. दैट मीन्स
मोनोपोलिस्ट जो प्रोडक्ट बनाता है उसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। आपको अगर चाहिए तो वही वाला लेकर जाइए, जो कलर है, जो साइज है, जो क्वालिटी है। अगर आपको नहीं जमता है तो बिना लिए जाइए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मजबूरी में बायर को क्या है, वही लेना पड़ता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि नोट जो है थोड़ा छोटा साइज कर दीजिए, नोट का कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए, डिजाइन थोड़ा चेंज कर दीजिए, मुझे महात्मा गांधी नहीं जम रहे हैं, किसी और महात्मा का फोटो लगा दीजिए, तो ये सब आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है। तो यहां पर बताया गया कि कोई भी बाहर प्रोडक्ट है जो कि इस मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट को कंपटीशन नहीं दे सकता। तो बाहर के किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अप एंड डाउन होने दीजिए, इसके सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कहा गया है कि इसकी इलास्टिसिटी जो होगी, इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब दूसरे किसी प्रोडक्ट का असर इसके ऊपर नहीं होगा। किसी भी दूसरे प्रोडक्ट का असर इस मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट पर नहीं होगा। नहीं होगा मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, जीरो, या फिर आप बोल सकते हैं निगेटिव। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके सप्लाई पर। ठीक है। अभी मान लीजिए बस का किराया कम कर दिया गया, तो रिक्शे के ऊपर असर पड़ा ना, रिक्शे के पैसेंजर कम हो गए, तो इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी पड़ रही है, असर हो रहा है। लेकिन मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, कोई असर नहीं पड़ता, बाजू वाला कोई भी कितना भी कुछ करे। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट में मोमबत्ती का प्राइस अगर आप आधा कर दीजिए, मोमबत्ती का प्राइस आधा कर देंगे, फिर भी कंपनी फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमबत्ती का भाव आधा हो गया है, मोमबत्ती यूज किया जाए, मोमबत्ती से कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है। तो दूसरे प्रोडक्ट जो अपोजिट में प्रोडक्ट्स हैं, जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, उनका कोई असर इस ओरिजिनल प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट पर नहीं होता। तो यहां कहा जाएगा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज जीरो और निगेटिव इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी। बरोबर है। तो मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट का क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, जीरो या निगेटिव, मतलब दूसरे किसी प्रोडक्ट का असर इस पर होता ही नहीं है। ये अकेले राजा है, पूरे साम्राज्य को अकेले कंट्रोल में रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब इसे ठसन देने वाला, इसे कॉम्पिटिट करने वाला कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। अगर बायर को चाहिए तो इसी का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, या फिर खाली हाथ जाए। पूरे मार्केट पर होल कंट्रोल है इसका, सिर्फ यही सप्लाई कर रहा है, इसलिए इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो जीरो या निगेटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आपका फीचर है बैरियर्स टू एंट्री। उसे इजी वे में आप बोल सकते हैं नो फ्री एंट्री। बैरियर्स मतलब होता है रोक, बैरियर्स मतलब होता है रोक, मनाई। बैरियर्स टू एंट्री मतलब नए फर्म आ सकें, उसके लिए इसके अंदर क्या है, मोनोपोली मार्केट में मनाही है। ठीक है, जरा वर्डिंग पढ़ के देखते हैं टेक्स्ट बुक की। बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री ऑफ द राइवल्स इन is restricted due to legal, natural, technological barriers which do not allow the competitors to enter in the market। तो स्टूडेंट्स आपने यहां पर टेक्स्ट बुक के वर्डिंग से समझा राइवल्स, राइवल्स मतलब प्रतिस्पर्धी, दुश्मन, अपोजिट पार्टी वाले इस मार्केट में एंट्री नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? किसी को कानून रोक देता है, जैसे नोट छापने का काम आरबीआई का है, कानून बाकी सबको रोक के रखता है। तो कोई कितना भी अच्छा मशीन बना ले, सेम टू सेम नोट छापने उसको आ जाए, लेकिन वो छाप सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको कानून रोक रहा है। तो लीगल बैरियर है उसे। टेक्नोलॉजी, अभी मोबाइल तो मोबाइल होता है, लेकिन एप्पल का मोबाइल देखिए, एप्पल के मोबाइल के पास कुछ
हाई फाई टेक्नोलॉजी है, कुछ अलग टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कोई उसे कॉम्पीट नहीं कर पाता है। वो मार्केट में अकेले मैक्सिमम हाई प्राइस का रूल बनाकर रखता है। ठीक है, इसके बाद में आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, नेचर भी कभी कभी बैरियर कर देता है न्यू को एंट्री करने के लिए। जैसे पेट्रोल जो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी में पेट्रोल बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैं सोचूं कि मैं अपने मुंबई में पेट्रोल निकालता हूं और यहां पर सस्ते में देता हूं, बाहर से लेने की क्या जरूरत है। लेकिन आप पूरा जमीन खोद डालिए, यहां पर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मतलब प्रकृति रोक रही है आपको। नेचर इज पुटिंग बैरियर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो यहां पर कुछ न कुछ बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से मोनोपोलिस्ट को टक्कर देने वाला कोई नया फर्म यहां एंट्री नहीं मार पाता। दैट मीन्स नो एंट्री टू न्यू राइवल्स, नो एंट्री टू राइवल्स, कॉम्पिटिटर्स। स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे, इंडियन रेलवे रेल चला रही है, मोनोपोली है उसका, पटरी पे सिर्फ उसकी रेल दौड़ती है, कोई दूसरा उसके अंदर एंट्री नहीं मार रहा है। यहां पर कौन सा बैरियर है? तो यहां पर कैपिटल बैरियर है। कैपिटल मतलब जितना पैसा सरकार लगा सकती है, अरबों रुपए, उतने अरबों रुपए पब्लिक के पास नहीं होता, किसी कंपनी के पास नहीं होता कि वो लगाकर वो भी सरकार को टक्कर दे, सरकार के प्रतिस्पर्धी बनकर ट्रेन चलाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने देखा कि किसी को कानून रोक लेता है, दैट मीन्स लीगल बैरियर, किसी को टेक्नोलॉजी रोक देती है, मतलब तकनीकी बैरियर है यहां पर, बैरियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और किसी को क्या है, प्रकृति मतलब नेचर रोक लेता है, दैट मीन्स बैरियर्स ऑफ नेचर, और किसी को पैसा रोक लेता है, मीन्स बैरियर्स ऑफ कैपिटल। तो कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से जो हमारा मोनोपोलिस्ट है उसके सामने कोई राइवल खड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपने देख लिया बैरियर्स कौन कौन से हैं, कभी लीगल, कभी नेचुरल, कभी टेक्निकल और कभी कैपिटल। ठीक है, तो इन बैरियर्स की वजह से राइवल मोनोपोलिस्ट के सामने नहीं आ पाते। तो हमने यहां पर देखा द पॉइंट, नो फ्री एंट्री मीन्स बैरियर्स टू द एंट्री, नए फॉर्म्स को इस मार्केट में आने की मनाही है, रोक है। ठीक है स्टूडेंट्स आपका फोर्थ पॉइंट है कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई या होल सप्लाई। कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम ये देखेंगे कि मोनोपोलिस्ट उसी को कहा जाता है जो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि उसके जैसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं पाता। तो जो वो बनाता है वही बेचता है, दूसरे कोई बना ही नहीं रहे। तो यहां पर कहा जाएगा कि पूरे मार्केट में जितना वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, उसके ऊपर सिर्फ उसी का कंट्रोल है। मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, आरबीआई चाहे तो नोट एक्स्ट्रा छाप सकती है, आरबीआई चाहे तो नोट प्रिंटिंग पर कंट्रोल कर सकती है, थोड़ा इस साल कम छापना चाहे तो कम छाप सकती है, ज्यादा छापना चाहे तो ज्यादा छाप सकती है, लेकिन कोई दूसरा उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कम छाप रही है तो कोई और आकर अपना छाप कर लेवल करना चाहे तो नहीं कर सकता। दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहां पर जो भी सप्लाई है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, किसका? आरबीआई का। तो मोनोपोलिस्ट हैज टोटल कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। स्टूडेंट रेल देख लीजिए, रेल पर सरकार का टोटल कंट्रोल है। रेल की जो सर्विस सप्लाई होती है उस पर सरकार की टोटल कंट्रोल है। सरकार चाहे तो 4 ट्रेन आज के दिन बढ़ा दे, सरकार चाहे तो आज कोरोना है ट्रेन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दे, उसके ऊपर उसका टोटल कंट्रोल है। एक जुबान पर क्या कर सकता है वो? आज सप्लाई डबल कर सकता है, आज सप्लाई एकदम बंद कर सकता है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल सेलर, सिंगल फर्म
supplying a product which has no close substitute, that means on total supply, on whole supply, on total market supply, he has entire control, full control. करेक्ट स्टूडेंट्स? तो हमने यहाँ पर देखा कि जो मोनोपोलिस्ट है उसके हाथ में सप्लाई के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। तो ये पॉइंट था आपका कंट्रोल ओवर होल सप्लाई या फिर कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, आपका पांचवा फीचर है प्राइस मेकर। प्राइस मेकर, प्राइस मेकर मीन्स क्या स्टूडेंट्स? मोनोपोलिस्ट ऐसा सप्लायर है, ऐसा फर्म है, ऐसा सेलर है कि अपने प्रोडक्ट का कभी भी प्राइस चेंज कर सकता है, अपनी मर्जी से नया प्राइस रख सकता है। तो देख लीजिए, बस जो है सिर्फ सरकार चला रही है, तो जब चाहे तब प्राइस बढ़ा देती है, जब चाहे तब कम कर देती है। इसी तरह से ट्रेन का भी जो रेट है कभी भी बढ़ाया जा सकता है, कभी भी कम किया जा सकता है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मोनोपोलिस्ट क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। अब एक डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले बताया गया था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत प्राइस जो है डिमांड एंड सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन से डिसाइड होता है, और वहां पर इंडस्ट्री डिसाइड करती है, प्राइस मेक करती है, प्राइस मेक करती है इंडस्ट्री, और हर एक फर्म क्या है? प्राइस को टेक करता है, मतलब प्राइस को स्वीकार करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं ध्यान दीजिए। परफेक्ट कंपटीशन, जो इसके पहले हमने पढ़ा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिमांड और सप्लाई दो फोर्स के इंटरसेक्शन से डिसाइड होती है। मतलब इंडस्ट्री में देखा जाता है कि पूरे इंडस्ट्री में पब्लिक का डिमांड कितना है और सप्लायर्स का सप्लाई कितना है, मतलब कंज्यूमर्स का डिमांड कितना है और प्रोड्यूसर्स का सप्लाई कितना है। तो इसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो उन्हें जो जहां पर ये दोनों कट करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स हो जाता है। तो इंडस्ट्री ने इक्विलिब्रियम प्राइस मेक किया, इंडस्ट्री ने इक्विलिब्रियम प्राइस मेक किया, जो प्राइस फिक्स हो गया वही प्राइस फिर हर फर्म क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे रिक्शे का एग्जांपल है, तो रिक्शा वाला रिक्शे का प्राइस फिक्स नहीं करता है, पूरे इंडस्ट्री में देखा जाता है कि रिक्शे कितने हैं और जो पैसेंजर है वो कितने हैं, दोनों के डिमांड सप्लाई को मैच करके देखा जाता है कि प्राइस कितना रखा जाए। इंडस्ट्री में प्राइस फिक्स हो गया, फिर हर एक फर्म मतलब हर एक रिक्शे को वही प्राइस स्वीकार करना है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटर क्या होते हैं? फर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होते हैं? प्राइस टेकर होते हैं। फर्म प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री प्राइस मेकर। तो फर्म्स यहां पर प्राइस टेकर होते हैं, लेकिन मोनोपोली के केस में, मोनोपोली के केस में प्राइस मेकर। देख रहे हैं यहां पे फर्म्स क्या रहेगा? प्राइस टेकर, लेकिन मोनोपोली के केस में क्या होगा? फर्म प्राइस मेकर होगा, मतलब जो प्राइस चाहे वो फर्म रख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम टेक्स्ट बुक से पढ़कर देखते हैं। A monopolist can fix the price of his own product as he controls the whole market supply. Monopolist is a price maker. तो ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स क्या है? प्राइस टेकर है, स्वीकार करने वाले, लेकिन मोनोपोली क्या है? प्राइस मेकर है, प्राइस बनाने वाला है। क्योंकि पूरे सप्लाई पर इसका खुद का अकेले का कंट्रोल है, तो ये बाहुबली है, ये बेताज बादशाह है, जो प्राइस चाहे वो चार्ज कर सकता है। तो अंडर मोनोपोलिस्ट केस ही इज प्राइस मेकर, ही इज प्राइस मेकर। ठीक है, मोनोपोली मार्केट में जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्राइस मेकर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपका सिक्स्थ फीचर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया जाए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन,
Monopolist being a price maker, he can change different prices to different consumers for the same product on the basis of time, place, etc. Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates. तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, अलग अलग बायर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है। एक तो इसको पावर है कि खुद से प्राइस कम ज्यादा कर सकता है, कभी भी कुछ भी प्राइस रख सकता है। दूसरा पावर है कि सामने वाले को देखकर ये प्राइस बोल सकता है। ये बायर जो है एज में ज्यादा है तो इसको कम प्राइस में दे दो, ये बायर जो है गरीब है इसको कम में दे दो, ये बायर जो है अमीर है इससे ज्यादा प्राइस ले लो, ऐसा मोनोपोलिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है रेलवे टिकट्स जो है सीनियर सिटीजन को कम रेट में दिए जाते हैं और स्टूडेंट आईडी दिखाने पर भी उन्हें कम रेट में दिए जाते हैं, बाकी लोगों को हाई प्राइस पर रेलवे टिकट्स दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो सेवा तो वही है, डब्बा तो वही है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग चार्ज किया जा रहा है। यहां तक कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भी बनाकर उसी ट्रेन में हम अलग अलग प्राइस अलग अलग लोगों को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं स्टूडेंट्स टाइम और प्लेस को देखकर ज्यादा करके मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस चेंज करते हैं। टाइम मतलब क्या और प्लेस मतलब क्या? तो प्लेस मतलब क्या हो गया, मान लीजिए गांव में किसान हैं, उन्हें पानी देना है, उन्हें बिजली देना है, उन्हें लोन पर पैसे देना है तो उन्हें सस्ता दिया जाएगा। और शहर एरिया में आकर आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए और लोन चाहिए तो आपको महंगे में दिया जाएगा। तो ये क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट चार्ज किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, एक डॉक्टर है मान लीजिए, उसके जैसा कोई दवा नहीं दे रहा है तो पहले वो जो ये पेशेंट आ रहा है उसको देखेंगे, अगर वो अमीर है तो उसको दवाइयां क्या देंगे, महंगे में देंगे, उसको सर्विस महंगे में देंगे ताकि उसे लगना चाहिए कि इनकी दवा में बहुत पावर है और ये बहुत ही डिग्री पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, ऐसा लगना चाहिए उसे, तो उन्हें क्या है महंगे में दिया जाएगा। और कोई गरीब आता है तो उसे सस्ते में दिया जाएगा ताकि वो महंगा प्राइस देखकर हमेशा के लिए कान न पकड़ ले कि अगली बार से इनके पास आऊंगा ही नहीं, तो उसे सस्ते में दिया जाएगा कि अगली बार भी वो विजिट करे, अगली बार भी वो आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में आप देखिए या कुछ फील्ड्स में देखिए, छोटी जाति को क्या है ज्यादा रिजर्वेशन है और बड़ी जाति को क्या है कम रिजर्वेशन है। छोटी जाति को पढ़ाई के लिए या गर्ल्स को पढ़ाई के लिए कम फीस है और बॉयज को या बड़ी जाति को क्या है ज्यादा फीस है पढ़ाई के लिए। तो ये सब क्या है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग लोगों को अलग अलग चार्ज किया जा रहा है। जो लाइट बिल आता है स्टूडेंट्स, उसमें भी आप अगर आप देखोगे तो दो स्टाइल होता है, रेसिडेंशियल पर्पज एंड कमर्शियल पर्पज। अगर आप रेसिडेंशियल पर्पज के लिए लाइट यूज कर रहे हैं तो आपको सस्ते में दिया जाएगा और अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको महंगे में दिया जाएगा। तो बिजली तो उतना ही यूज कर रहे हैं, तो ये सस्ता और महंगा क्यों? क्योंकि मोनोपोली है, बिजली पर मोनोपोली चल रही है, जो प्राइस चाहे वो चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग ग्राहक को अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे कहा जाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अलग अलग ग्राहक को अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ये मोनोपोली का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है आपके पास, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन
इंडस्ट्री एंड फर्म इन मोनोपोली केस। दैट मीन्स टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म। टेक्स्ट बुक से पहले पढ़ लिया जाए। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। A monopolist is the sole seller and producer of the product. A monopoly firm itself is an industry. तो देखिए स्टूडेंट, इंडस्ट्री बड़ी चीज होती है और फर्म छोटी चीज होती है। तो मैंने यहां पर लिखा है इंडस्ट्री एंड फर्म आर सेम इन केस ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के केस में इंडस्ट्री और फर्म दोनों सेम माने जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज होती है, फर्म छोटा चीज होता है, लेकिन मोनोपोली केस में दोनों सेम है। कैसे? मान लीजिए आप क्लासरूम में 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हर एक बच्चा क्या कहलाएगा? फर्म, और पूरा जो क्लासरूम है उसे हम कहेंगे क्लास। तो जैसे काफी लोगों को मिलकर क्लास बन रहा है, वैसे ही काफी फर्म्स को मिलकर इंडस्ट्री बनता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म होते हैं, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट मेरे लिए क्या है? फर्म है, और क्लास मेरे लिए क्या है? इंडस्ट्री है। अब मोनोपोली के केस में देखिए, मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं किसी बिल्डिंग में, किसी के एक के घर पर, तो वहां पर बैठकर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए स्टूडेंट कौन है? वही एक बच्चा, और क्लास क्या है? वही एक बच्चा, क्योंकि उस टाइम एक ही बच्चा बैठा हुआ है। तो क्लास और स्टूडेंट आपके लिए वहां पर क्या हो गया? सेम। तो ऐसे ही मोनोपोलिस्ट के केस में इंडस्ट्री और फर्म क्या होता है? सेम होता है। इंडस्ट्री एंड फर्म आर सेम, मतलब वहां पर पूरे एरिया में एक ही प्रोड्यूसर तो है ही, तो वही इंडस्ट्री में ढूंढने जाओ, पूरे इंडिया में ढूंढने जाओ तो वो अकेला ही मिलेगा, मतलब वही इंडस्ट्री है। और उसकी कंपनी देखने जाओ तो एक ही फर्म दिखाई देगी। तो पूरे इंडिया में एक ही है वो, और एक ही उसका फर्म चल रहा है। तो यहाँ पर मोनोपोली के केस में इंडस्ट्री और फर्म क्या है? सेम है। इंडस्ट्री एंड फर्म दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंडस्ट्री बड़ी चीज है और फर्म छोटी चीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप याद रखिए क्या बताया गया आपको? मोनोपोली के केस में इंडस्ट्री एंड फर्म आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज एक अच्छा पॉइंट मींस फीचर्स ऑफ मोनोपोली कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।